पर भी इतनी सी भी ब्राह्मण के नियंत्रण से बाहर नहीं है। ये स्पष्ट भाषा में बोल रहा हूं। एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण के नियंत्रण में ना हो। हमारे लोग सिर्फ बसपा की चर्चा करते हैं, मिश्रा की चर्चा करते हैं। बसपा की चर्चा करेंगे, मिश्रा की चर्चा करेंगे, तो क्या बसपा और मिश्रा ही है? आप देख लीजिए, लालू जी के सारे संगठन में झा हैं, उपाध्याय हैं, मिश्रा है, त्रिपाठी है, चतुर्वेदी है। मुलायम जी के, अखिलेश जी के देख लीजिए, वहां सारे के सारे वही बैठे हुए हैं। कम्युनिस्टों में तो कब्जा ही उनका है। कांग्रेस बीजेपी की बात ही मत करिए, आम आदमी पार्टी है ही उनके बाप की। क्या क्या करोगे, कहां जाओगे? हमारे लोग क्या करते? हमारे लोगों में एक बड़ी समझ, जब 3 साल रिटायरमेंट के सर बाकी रहते हैं, उस समय सोचता है अब क्या होगा। 3 साल बाद गाड़ी भी छीन जाएगी, अर्दली भी छीन जाएगा, गनमैन भी छीन जाएगा। 3 साल के बाद में तो बिल्कुल लंगूर हो जाऊंगा, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, कोई घर में मिलने ही नहीं आएगा। तो 2-3 साल पहले, रिटायरमेंट के पहले सोचना शुरू करता है क्या करूं। तो सोचता है कि मैं कब खड़ा होता था, एक कलेक्टर, एक कमिश्नर, एक एसपी कब खड़ा होता है अपनी कुर्सी से? जब एमएलए एमपी उसके सामने आता है तो खड़ा होता है। वो सोचता है कि एमएलए साहब आ गए हैं, वो तो एमएलए बनना चाहिए। एक छोटा उदाहरण देता हूं, हमारे उधर बाड़मेर जिले का, पहले पटवारी हमारे खेतों की वो नाप नपाई वगैरह करते थे ना, अमीन वगैरह, शुरू में उस समय की बात है, नए नए कलेक्टर लगे होते थे। तो कलेक्टर कोई पढ़ के होता था एक समाज में मुश्किल से, लेकिन कलेक्टर की बीवी होती थी वो अनपढ़ ही होती थी, क्योंकि लड़कियों को इतना पढ़ने का मौका नहीं था। तो एक दिन कलेक्टर साहब रूट में निकले, तो बीवी ने जिद की कि मैं बैठी बैठी क्या कर रही हूँ, बोर हो रही, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो उसने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं। उस समय जीपें होती थी, गाड़ियां, ऐसी गाड़ियां नहीं थी। तो जीप में पीछे बिठा दिया, कलेक्टर साहब आगे बैठ गए, ड्राइवर गाड़ी लेके चले गए। रास्ते में आते समय एक पटवारी के यहाँ चाय पीने के लिए रुके। जब पटवारी के यहाँ चाय पीने के लिए रुके, तो पटवारी के वहां क्या था, क्योंकि गांव के सारे लोग तो सारी जमीन के किसान वो पटवारी से रिलेटेड है। कोई दूध लेके आ रहा है, कोई उसकी भैंस को कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चारा डाल रहा है, कोई हुक्म कर रहा है, कोई खमा घनी कर रहा है। तो वो आप पटवारी के ऑफिस में जाके बैठा, और वो कलेक्टर की बीवी जो है वो सारा नजारा देख रही। वो तो बेचारी पिंजरे में कैद थी, वहां तो कोई नहीं, एक अर्दली होगा, एक रसोईया होगा, उसके अलावा कोई था नहीं। लेकिन इतना तामझाम देखने के बाद में जब कलेक्टर साहब वहां से रवाना हुए और ये पीछे गाड़ी में बैठी, तो थोड़ा सा चलने के बाद में उससे रहा नहीं गया, और उसने कलेक्टर साहब से कहा आप पटवारी कब बन रहे हैं? आप पटवारी कब बनेंगे? अब उसने माथे में ठा मैं कलेक्टर हूं और ये मुझे पटवारी बनाने जा रही है। बोला बात क्या हुई, बता तो सही, पागल हुआ क्या? बोला इतने बड़े ठाठ जमींदार जैसे, राजा महाराजा जैसे 10-10 लोग आगे खड़े सेवा में, है ना, आप पटवारी बनो जल्दी से जल्दी। तो हमारा आईएएस ऑफिसर चाहे चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हो, चाहे कमिश्नर से रिटायर हो, चाहे डीजीपी से या एडीजीपी से रिटायर हो, वो रिटायर होने से 3 महीने, 4 साल 2 साल पहले क्या सोचता है? एमएलए बनना है। क्या बनना है? एमएलए। अरे जब तू कमिश्नर था तो एक संभाग का था, एक जोन का था, एक कमिश्नर के नीचे तो कम से कम 50-60 एमएलए होते हैं। एक डीजीपी के अंडर में तो कम से कम पूरी असेंबली होती है, पूरी विधानसभा होती है। आप अपने ओहदे को भूल जाते हो और पार्टी, रिटायर हुए नहीं उससे 1 साल पहले किसी के नाम से रजिस्टर्ड करवा देते हैं पार्टी। एक तो पार्टियों का निर्माण हमारा ऐसे होता है। दूसरा, अगर किसी आदमी को अगर पार्टी में थोड़ी तवज्जो दी, क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए वो तवज्जो देते हैं, ब्राह्मणी पार्टियों के अंदर हमारे लोगों को ऊपर चढ़ाते, थोड़ा ऊपर चढ़ाते हैं चने के झाड़ पे, फिर गिराते भी बहुत जल्दी है। ये उदाहरण है हमारे सामने राजस्थान के। वो चढ़ा देते हैं, गिराते कब है पता ही नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे लोग पार्टी से निष्कासित कर दिए जाते हैं या वहां असंतुष्ट होते हैं, तो अलग होकर पार्टी बनाते हैं। ये स्थिति है हमारी। जब वो रिटायर पर्सन और पार्टी से निकले हुए असंतुष्ट आदमी वो पार्टी बनाते, कितनी चला पाएंगे? इस समय उनकी उम्र भी 60-65 हो गई होती है। 5 साल 10 साल मुश्किल से चला पाते हैं, तब होता कुछ नहीं है, मामला रफा दफा खत्म हो जाता है। तो आए दिन जो राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज के अंदर निर्माण हो रही है, ये हमारे समाज के सत्यानाश का सबसे बड़ा कारण बन रही है। क्यों बन रही है?
क्योंकि हमारा वोट डिवाइड हो रहा है। मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में क्या दिया हमें? बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत कुछ दिया, उसके साथ में ये प्लेटें लगाई हमने, ये पैम्पलेट में लिखा, या हर आने वाले व्यक्ति के सामने नाम के आगे अब श्रीमान नहीं लगता, अब मान्यवर नहीं लगता, अब कोई माननीय नहीं लगता, सीधा शासक लगता। तो सैनी साहब, जब मैंने पहली बार ये किया तो लोग मेरे ऊपर हंसे और मुझे कहा, कुछ होता तो है नहीं, खुद ही शासक लिख दो, खुद ही चलो। बन गए शासक। बस एमएलए एमपी बनने की औकात के, सरपंच बनने की औकात नहीं है। मैंने कहा भैया एमएलए एमपी की बात छोड़, मंत्री जब मेरे मंच की तरफ आता तो पैर कांपते हैं। और कई जगह का उदाहरण दे दूं, प्रोग्राम के अंदर जब मंत्रियों के प्रोग्राम में लोगों ने कह दिया कि साहब ताराराम जी भी हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो मंत्रियों ने कह दिया ठीक है उनको ही बुला लो, हम नहीं आएंगे। और मैं मंत्री बनूं, मैं एमएलए एमपी बनूं, मैं सरपंच बनूं? अरे मुझे एमएलए एमपी बनना होता तो आपको एक बात बताता हूं, सोमजी भाई डामोर का किसी नाम सुना होगा, कांग्रेस में कई बड़े लीडर हुआ करते थे गुजरात के, और आजीवन वो कभी अपदस्थ नहीं रहे, कई बार मंत्री रहे, और वो आदिवासी विकास परिषद चलाते थे। 2005 में सोनिया गांधी ने उनको ऑफर किया कि ताराराम को, जब मैं वामसेप में राष्ट्रीय महासचिव हुआ करता था, और उनको कहा कि ताराराम को वहां से निकाल के हमारे संगठन में कांग्रेस में लाओ, हम सीधा राज्यसभा मेंबर भेजते हैं। 2005 में सर, मैं अपने आप बड़ाई करके वो बात नहीं कर, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं, छोटा सा ही रहना चाहता हूं। सोमजी भाई ने मुझे कहा कि यार आपसे मिलना है। मैं वलसाड़ गुजरात में था, वापी में, वहां आकर के मुझे बोले कि आपको सोनिया जी बुला रही है। मैं क्यों? बोला आपसे मिलना चाहती है। मैं कारण? उसके बाद में वो नहीं माने, तब मैंने कहा भाई मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा एक बार मिल तो लो। मैं कहा एक बार मिलना तो पूरा हो गया, एक बार मिले तो पूरा हो जाएगा, बचे नहीं कुछ। उन्होंने कहा यार मौका मत जाने दो, हम लोग तो खाक छानते छानते यहां तक पहुंचे और आपको तो डायरेक्ट जो राज्यसभा भेज रही है। मैंने कहा मुझे पता है 5 साल या 6 साल का ये जो कार्यकाल है राज्यसभा में, ये गले में पट्टा डाल करके रखने का है, और 5 साल बाद में निकाल के ऐसे फेंक देंगे कि जिंदगी में सिर्फ पूर्व लगेगा, परमानेंट तो सिर्फ पूर्व रहेगा, पूर्व राज्यसभा मेंबर ये रहेगा, इसके सिवाय कुछ रहने वाला नहीं। और पूरी जिंदगी कहेंगे ये काम कर, वो काम कर, वहां प्रचार के लिए जा, वहां कर, उसको जोड़, इसको जोड़। मैंने कहा मैं गुलामी नहीं कर सकता, मैं पिंजरे का शेर नहीं बनना चाहता, मैं जंगल का शेर हूं, जंगल में रहूंगा, जंगल में दहाड़ूं। वरना 2005 में राज्यसभा का मेंबर होता। आज हमारे लोग इस छोटी सी लालसा के अंदर अपने अस्तित्व को खत्म कर देते हैं और राजनीतिक पार्टी बना करके अपने आप को खत्म कर देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने आपको संविधान के अंदर शासक बनाया है। मुझे लोगों ने पूछा ना कि शासक कैसे क्या होता है, तब मैंने कहा आज भी मैं यहां कह देता हूं, शासक का मीनिंग समझना होगा। कभी इस देश के अंदर राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र के जमाने में राजा चुनने का अधिकार किसको होता था? ब्राह्मण को। कुछ लोग नहीं बोलेंगे, मैं ही बोल देता हूं, सिर्फ ब्राह्मण को। ब्राह्मण जब तक राज्याभिषेक नहीं करता था, राजा नहीं बनता था। छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक ब्राह्मणों ने नहीं किया। गागा भट्ट को नाम के ब्राह्मण को वहां से काशी से बुलाकर करवाया, पैर के अंगूठे से किया, सारी कहानी आप जानते हैं। यानी ब्राह्मण को एकाधिकार था राजा को चुनने का। मैंने लोगों से पूछा राजा और शासक में क्या अंतर होता है? लोग बोलते हैं कोई अंतर नहीं होता। मैंने कहा रात और दिन का अंतर होता। अगर आप हिंदी के जाल में फंस कर रहोगे तो राजा और शासक में अंतर नहीं समझ पाओगे। आपको इसके लिए अंग्रेजी वर्ड लेने पड़ेंगे। अंग्रेजी वर्ड में शासक के लिए अंग्रेजी में वर्ड रूलर है, रूलर होता है, और राजा के लिए किंग होता है। जब दोनों डिफरेंस है तो एक कैसे हुए? अब दोनों में डिफरेंस है। रात दिन कैसे? रात दिन ऐसे है कि रूलर के पास पावर होता है किंग यानी राजा की नियुक्ति करने का। जो राजा की नियुक्ति करता है वो रूलर होता है। रूलर की नियुक्ति नहीं होती है, राजा की नियुक्ति होती है। राजा की नियुक्ति करता है रूलर। यानी ब्राह्मण राज्याभिषेक करके राजा चुनता था। उसको पसंद नहीं आता था तो छोटे वाले भाई को तैयार करता था, काट गर्दन सोए हुए की सुबह तेरे को राजा बनाते। अपने भाई को मरवा करके भाई को राजा बना देता था। ये था उसके पास एकाधिकार। बाबा साहब अंबेडकर ने वो एकाधिकार छीन करके वोट पावर जो आपको दिया, मताधिकार जो दिया,
उस समय कहते हैं नानकमल रत्तू ने बाबा साहब अम्बेडकर को बड़े स्माइलिंग मूड में बैठे हुए देखा और वो वायलिन बजा रहे थे पार्क में बैठे हुए, थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। तो नानक चंद रत्तू वहां जाते हैं और बाबा साहब वो कहते हैं कि मैं जीवन में 25 साल यहाँ आपके सामने दे चुका हूँ, आपके काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मैंने कभी आपके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट नहीं देखी। आज ऐसा क्या है जो आप मुस्कुरा रहे हैं, इतने खुश हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नानक सुन मेरी बात, इस देश के अंदर आज से पहले राजा सिर्फ रानी के पेट से पैदा होता था, सिर्फ रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन आज के बाद राजा मेहतरानी के पेट से भी पैदा होगा। हर जाति के अंदर राजा होगा। ये अधिकार मैंने मेरे समाज को दे दिया है, इस अधिकार मैंने SC ST OBC को दे दिया है, इसलिए आज मेरे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मण का वो राज्याभिषेक का अधिकार छीनकर आप लोगों को दिया कि अब राज्याभिषेक आप करोगे। जब तक आप जाकर के वोट नहीं करोगे, जब तक आप जाके बटन नहीं दबाओगे, तब तक राजा नहीं बनेगा। राजा की नियुक्ति का पावर आपको दे दिया और राजा की जो नियुक्ति करता है वो शासक होता है। तो शासक है आप, तो गलत क्या है? लोगों ने स्वीकार किया कि बहुत ही बढ़िया है, इसलिए हमने सारा ब्राह्मणवादी तंत्र छोड़ करके कहा कि अब हर नाम के आगे शासक लगेगा। तो साथियों, ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको यही बताता हूं कि आप अभी तक भोजन के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन ये बात कहना जरूरी था कि हमारे लोगों को, उन लोगों को समझाने की आवश्यकता है। और ये काम हम राजा राम साहब जैसे, सैनी साहब जैसे लोगों को साथ में लेकर, हमारे संगठन के सीनियर लोगों को साथ लेकर, राजनीतिक पार्टियों के लोगों को समझाना होगा। अरे भाई, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन खत्म मत करो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी पार्टी पुरानी है, मैंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था, मैंने ये किया था, मेरे इतने MLA हैं, मुझे इतने वोट मिले थे, अगर तेरी ये दादागिरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक पार्टी सिर्फ एक राज्य में चुनाव लड़े। जब भी चुनाव होता है, हमारे सारे के सारे गुड़ के ऊपर मक्खियां जैसे जाती है, सारे वहां इकट्ठे हो जाते हैं। किसी को 50 वोट मिलते हैं, किसी को 200 वोट मिलते हैं, किसी को 100 वोट मिलते हैं, और हमारा दुश्मन जीत कर चला जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कांग्रेस हारती है, बीजेपी हारती है, आम आदमी पार्टी हारती है, कम्युनिस्ट हारता है, ब्राह्मण कभी नहीं हारता। ब्राह्मण कभी नहीं हारता, क्योंकि वो हर जगह जीता है, वहां बैठा हुआ है। इसलिए हमें सामाजिक संगठनों में तो सिर्फ समन्वय और सामंजस्य की आवश्यकता है, और राजनीतिक पार्टियों को समझाने की आवश्यकता, राजनीतिक पार्टियों के लीडर्स को समझाने की आवश्यकता है कि अगर मान लीजिए कोई एक लीडर, अगर मान लो कि हमने कह दिया कि वहां लालू जी और नीतीश कुमार हैं, तो तुम्हें तीसरे को टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं, वहां उनको दे दो बारी बारी से। 5 साल लालू जी, 5 साल नीतीश जी, करो राज ऐश करो। जिस तरीके से मुलायम और मायावती का हो गया था, लेकिन हमारे दुश्मन ने चलने नहीं दिया, तो वैसे हर जगह पर ऐसा करो। हम हर जगह जाकर के टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, हम कभी राजनीति में सफल नहीं होंगे और 100-200 से ज्यादा वोट नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये राजनीतिक एकीकरण ज्यादा जरूरी था साथियों। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे सामाजिक संगठनों में या हमारे राजनीतिक संगठनों के अंदर मैं राजाराम मील साहब को ये निवेदन करना चाहूंगा कि साहब, जब तक कोई सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी हो, अगर काचर का, राजस्थानी में कहते हैं काचर का बीज है तो दूध सुरक्षित सीधी भाषा में कह देता हूं, मारवाड़ वाले समझ जाएंगे। हमारे यहाँ काचर होता है, उस काचर का बीज होता है, वो दूध में डाल दो दूध फट जाता है, दूध खराब हो जाता है। भले हजारों मन हो, लेकिन वो एक बीज, काचर का एक बीज। तो ये जो काचर का बीज है ना, ये समाज में जहां होगा वहां सत्यानाश करेगा। अब काचर का बीज कौन है, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है, और सब जगह बैठा हुआ भी है। इसलिए साथियों, मेरा आपसे निवेदन, और मैं खास करके राजाराम मील साहब से और हमारे अतिथिगण जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, या मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग
आगे बढ़ करके SC ST OBC के सामंजस्य को और समन्वय को बढ़ाने का काम करें। आप बड़े भाई की भूमिका में रहें, बड़े भाई का रोल अदा करते हुए अपने छोटे भाइयों को अपने गले लगाएं, साथ में लें, उनसे आप लोग ताकत निर्माण करें। हमें कोई ऐतराज नहीं है कि OBC का भाई हमारा राजा बने, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें ऐतराज है सिर्फ कि हमारा दुश्मन हमारा राजा ना बने। मैं निवेदन करना चाहूंगा दोबारा, और ये आपको यकीन दिलाना चाहूंगा, मैं आपसे बहुत ज्यादा परिचित हूं, आप मुझे सिर्फ किसान आंदोलन के बाद में थोड़ा थोड़ा जानने लगे और उसके बाद में थोड़ा समझने लगे, और मैं समझता हूं कि थोड़ा समझा तब आपने समय मेरे लिए दिया है, ये आपका बहुत बहुत आभार है इसके लिए। लेकिन इतना मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर राजाराम मील और ताराराम भील अगर दोनों एक साथ आ गए तो ब्राह्मण का तो, और हम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो चीज है वो मेरे पास नहीं है, और मेरे पास जो चीज है वो आपके पास नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, गलत नहीं कहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था कि बुद्धि और हुनर, ताकत और बुद्धि अगर मिल जाए तो शासक बना जा सकता है। ये बात किसको कही थी मालूम है? बाबा साहब अंबेडकर ने ये बात कही थी सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को कहा था कि बोस तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास बुद्धि है, अगर ताकत और बुद्धि एक हो गई तो हम इनको यूं उड़ा देंगे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज को डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करके सैनिकों को कहा कि जाओ अपने घर, जब तक अगला आदेश नहीं देता तब तक अपने घरों में रहो। और वो वहां से निकल करके बाबा साहब अंबेडकर से मिलने जा रहे थे, उसी रास्ते में उनका प्लेन गायब हो गया और आज तक नहीं मिला। कहानियां हैं, समझने वाली बात है, कोई हंसी ख्याल नहीं, छोटा मोटा मामला नहीं है। इतना क्यों दबा कर रखते हैं? क्यों उनकी फाइलें बाहर नहीं लाते? क्यों नहीं कर सकते? अगर किसी मस्जिद के अंदर, कहते हैं ना मस्जिद के अंदर अगर कोई मूर्ति है वो तो शिवलिंग बाहर निकल के आ सकता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की फाइल अब तक बाहर नहीं आई, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बाबा साहब अंबेडकर से मिलने जा रहे हैं। सरदार भगत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कहा था कि अगर मुझे फांसी नहीं होती और मैं जिंदा बचूंगा तो मैं अपना अगला जीवन डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित करूंगा, उनके साथ रहकर काम करूंगा। यही शब्द आज जिनका जन्म जयंती है, आज जिनकी जन्म जयंती है, शहीद अमर शहीद उधम सिंह, अमर शहीद उधम सिंह ने कहा था कि अगर मेरी फांसी किसी कीमत पर टलती है तो मेरा भी अगला जीवन पूरा डॉक्टर अंबेडकर को होगा, बाबा साहब अंबेडकर को होगा। अगर बुद्धि और ताकत, आपके पास ताकत है, यहाँ बुद्धि है, अगर हम मिल गए तो हम दुनिया, उनकी जड़ें हिला सकते हैं। इसी निवेदन के साथ में आप सभी ने इतने समय तक बैठकर सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।